बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस ट्रांसमिशन को लेकर आपकी खिदमत में रोजाना हाजिर होते रहेंगे और बात करेंगे उस दिन पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 तमाशाइयों के बगैर गो के शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं वो टीवी पे, टेलीविजन पे और साथ साथ जो सोशल मीडिया पे तमाम तर निगाहों का मरकज बन चुके हैं, क्योंकि कुछ ज़बरदस्त एक्साइटिंग जो यंग टैलेंट है वो पाकिस्तान सुपर लीग में मुसलसल परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। और ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है यकीनी तौर पे ये एक बड़ी खुश आइन चीज़ है कि पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है। और कुछ फ्रेंचाइजीज इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रही हैं कि वो नए टैलेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रही हैं और उनको अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही हैं कि वो अपने टैलेंट को यहाँ पर आके शोकेस करें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि उनमें कितना पोटेंशियल है। इन्हीं फ्रेंचाइजीज में से एक ऐसी फ्रेंचाइज के जो एक नए ओनरशिप के साथ जो है वो इस मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में मैदान में उतरी और पहले ही मैच में उसने अपना इम्पैक्ट डाल दिया। मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान सुल्तान की, और क्यों ना हो क्योंकि मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं ये तमाम जो सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं इनमें वाहिद फ्रेंचाइज ओनर हैं जो खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और जानते हैं कि फर्स्ट जो क्रिकेटर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, खेल की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या जो सहूलियात और जो है वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए अपनी टीम को, ये सब ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान सुल्तान के ओनर गौहर शाह, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल ठीक ठाक, गुड ऑफ टू गुड स्टार्ट। तो ऑब्वियसली जब जीतते हैं तो स्पिरिट्स अच्छी होती हैं। तो बस बड़ा करम है अल्लाह ताला का कि हमें पहली विन हुई और आपको पता है कि बाकी 3 नए ओनर्स में से एक ही टीम जीती, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है आते साथ कॉम्बिनेशन बनाना और टीम को जेल करना। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास प्लेयर्स थे जो विजन को समझ सके और कोचेज हैं जो इम्प्लीमेंट कर सके आते साथ। तो थैंक यू। बिल्कुल सही है। और मुल्तान को औलियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि मुल्तान के जो है वो 4 गाफ बहुत मशहूर हैं, गोर, गर्द, गरमा, गदा, और अब ये 5वें आ गए हमारे अपने गौहर शाह साहब जो मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ एक ज़बरदस्त एमर्जिंग टैलेंट मौजूद है कि जनाब के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और कम क्रिकेट खेली है, लेकिन जहाँ जहाँ ये खेले इन्होंने अपना इम्पैक्ट कायम किया। ना सिर्फ ये बल्कि इनके छोटे भाई जो है वो भी उनको पाकिस्तान का फ्यूचर करार दिया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुल्तान सुल्तान के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, एक ऐसे ऑलराउंडर कि जिन पर बहुत डिपेंड भी कर रही है मुल्तान सुल्तान, अरफात मिन्हास मेरे साथ शो में मौजूद है। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरफात। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस शो में बुलाया। सबसे पहले ज़रा गौहर के साथ आगाज़ करते हैं। गौहर, जब हमने लास्ट शो किया था उस वक्त आपने अपने कुछ प्लान बताए थे, लेकिन उस वक्त तक आपकी जो टीम मैनेजमेंट थी, जो स्टाफ था, वो उस वक्त तक डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन एक अच्छी चीज़, क्योंकि मैं ग्रास रूट का डोमेस्टिक का कमेंटेटर हूँ, एंकर हूँ, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि आपने शोएब मकसूद को मौका दिया, आपने सऊद खान को मौका दिया, फिर राना नवीद हसन का नाम भी सामने आया। आपने वो उन लोगों को मौके दिए कि जो काम कर रहे थे लेकिन उनको इतने बड़े लार्जर स्केल के ऊपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। तो ये सोच कैसे आई आप में कि इन लोगों को लेकर आए? कैसर अब्बास का भी नाम इसमें शामिल था। जी बिल्कुल अली भाई, पहले तो कि जो सबसे अच्छा है किसी भी रोल में उसको सेलेक्ट किया जाए। और जब मैंने वो उस तरह देखा, एनालिसिस किया, हम्म। और मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि हम ये उन्हीं लोगों को देख रहे हैं जो म्यूजिकल चेयर्स नहीं खेल रहे, इन द सेंस कि वो एक रोल से दूसरे रोल में, लेकिन वही लोग पिछले 20 सालों से रोटेट हो रहे थे। तो हमने न्यू फेसेस की तरफ गए और बहुत ही केपेबल हैं न्यू फेसेस। ये नहीं कि सिर्फ क्योंकि वो नाम थे जो नॉर्मली स्ट्रक्चर में नहीं थे, ये इनके जो सीवीज हैं ये किसी से कम नहीं है। और हमें तो अरफात भी आपको बेहतर बता सकेगा, शोएब मकसूद का इतना हमें फायदा हो रहा है। मैं तो और इम्प्रेस हुआ उनके साथ, उनको रख के मिल के, कि जो उनकी नॉलेज है क्रिकेट की वो बहुत अच्छी है। और इसी तरह साउथ भाई ने बॉलर्स को जिस तरह डिसिप्लिन बॉलिंग का मुजाहरा करने का सिखाया आते साथ, आपने देखा होगा शहजाद गोल डेब्यू पे आते साथ उसने कभी जिंदगी में पीएसएल का मैच नहीं खेला, नया बॉल, पहला ओवर, और डेवन कॉनवे जैसा बैट्समैन जो पूरी दुनिया में उसका शुमार है कि पावर प्ले में
बहुत मारता है, और उसी विकेट पे जहाँ पे 200 पे 200 चेस हुआ था 10 मिनट 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, उस पे आके 2 ओवर करना पावर प्ले में, कोई चौका ना खाना, और बिल्कुल दोनों बैट्समैन को कंफ्यूज रखना। और इसमें साउथ भाई को भी बड़ी क्रेडिट जाएगा, और शहजाद को जो उसने अपना प्रेशर हैंडल किया ऐसी सिचुएशन में। और आपने देखा होगा कि हमारी पूरी की पूरी बॉलिंग यूनिट थ्रू आउट, और स्पेशली स्पिनर्स, नया डेब्यूटेंट आया मोमिन कमर, और उस पे जो तबरेज शमसी और कैसर अब्बास ने उसको बड़ा उस पे वर्क किया पिछले हफ्ते 10 दिन में, और उसको कॉन्फिडेंस दिया कि वो आते साथ उसने पूरे पाकिस्तान में छा गया। तो ये सबके छोटे कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब ये कंबाइन हुए तो आपने देखा एक बड़ी ही वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रिल्ड टीम उतरी मुल्तान की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अरफात, वैसे तो पाकिस्तान सुपर लीग पूरी लीग ही हमारी है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन जब आप अपने शहर की टीम से खेलते हैं तो फिर आपके सेंटिमेंट्स कुछ और ही होते हैं, परफॉर्मेंस दिखाने का जज्बा कुछ और ही होता है। पहले आप कोयटा ग्लैडिएटर्स में थे, फिर आपको और फैसल अकरम को ट्रेड किया गया जहांजेब सुल्तान और अहमद दानियाल की जगह। कैसा फील हो रहा है कि अपने शहर की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान की जर्सी पहने, और फिर आपके साथ गौहर शाह जैसा यंग ओनर मौजूद है जो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से टेक केयर कर रहे होंगे। जी, जी, बिल्कुल। मैं जब क्वेटा में पिक हुआ था तो एक अपॉर्च्युनिटी तो होती ही है कि हम्म। आपको पीएसएल के अंदर एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है, लेकिन मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से ही खेलता। हम्म। लेकिन जब मैं क्वेटा से पिक हुआ तो उस टाइम भी मुझे ये नहीं पता था कि गौहर भाई थे वहाँ पे जो हम लोगों को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे ऑक्शन में। हम्म। लेकिन जब बाद में ट्रेड्स ओपन हुई और गौहर भाई ने हम पे ट्रस्ट किया, और उन्होंने हमें ट्रेड किया, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस उन्होंने हमें दिया, इस ये कॉन्फिडेंस ही एक प्लेयर को चाहिए होता है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। और ये गौहर भाई ने जिस तरह ट्रस्ट किया है हम लोगों पे, तो मैं एज अ लोकल मुल्तान बॉय मैं तो यही चाहूँगा कि मैं मुल्तान सुल्तान्स को रिप्रेजेंट करूं पीएसएल में, और इंशाल्लाह आगे आने वाले मैचेस में और अच्छा करें और पीएसएल जीतें। बिल्कुल सही। अच्छा गौर, एक लेगेसी है मुल्तान की, जब जब मुल्तान की बात होती है तो इंजमाम उल हक नाम का साहब का नाम जो है वो जहन में आता है। मरहूम आमिर बशीर जिन्होंने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा, वो जानते हैं कि वो कितने बड़े बैट्समैन थे। इसके अलावा वकार यूनिस भी चूँकि बुरे वाला से खेलते थे इब्तिदा में, वो भी मुल्तान से खेलते नजर आए। और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, शब्बीर अहमद भी जो है वो मुल्तान की रीजन की नुमाइंदगी की, अब्दुल रऊफ ने भी मुल्तान रीजन की नुमाइंदगी की, सईद अनवर जूनियर की बात कर लूँ, नवीद यासीन की बात कर लूँ, बहुत सारे प्लेयर हैं जो मुल्तान की एक लेगेसी है। लेकिन मुल्तान का इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद कभी उस तरह से परफॉर्मेंस से सामने नहीं आई हैं। इस मरतबा हम क्या उम्मीद रखें, क्योंकि पहले मैच में आपने बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट डाला है। सर बिल्कुल ऐसे ही है, मुल्तान के हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छे क्रिकेटर्स रहे हैं, और उन्होंने जो हमारी पिछले 10 सालों में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई मुल्तान के प्लेयर्स के लिए कोई बात करने को तैयार ही नहीं हम्म। था। कोई जो पीएसएल की भी टीमें थी, वो तो मुल्तान की टीमों में भी बाहर के लड़के खेलते थे। ठीक है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन एक हमारा पूरा का पूरा एक रीजन जो है वो इग्नोर किया जा रहा था। और फिर लड़के भी जब देखते हैं कि हमारा नाम नहीं आ रहा, हम्म। तो वो डिसहार्टन हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब जिन लड़कों के पूरे पूरे 10 साल जाया हुए, मौका मिलेगा तो वो सर परफॉर्म करेंगे ना। अब जैसे आमिर यमीन है, उसको बहुत कम मौके मिले, लेकिन वो ऑन द डे ऑलराउंडर बहुत अच्छा बन सकता था पाकिस्तान के लिए। उसको थोड़ा सा चांस देते, ग्रूम करते, वो काफी हद तक अभी तक अच्छे लेवल पे हम्म। क्रिकेट खेलने के काबिल हैं। और इसी तरह इमरान रंधावा है, वो भी पिछले 6-7 सालों से इग्नोर हो रहा था। मेरे ख्याल से वो टोटल कोई 50 पीएसएल मैच में बाहर बैठा है। हम्म। तो बात ये होती है कि स्टैट्स की आजकल लोग बात करते हैं, स्टैट्स उसी के होंगे जो खेलेगा। हम्म। बाहर बैठ के तो स्टैट्स नहीं बनते। तो इसी वजह से हम कोशिश यही कर रहे हैं। हमारे पास देखिए 13 लोकल प्लेयर्स की इजाजत होती है। 13 में से हमारे 6 जो हैं जुनूबी पंजाब के हैं। हम्म। हम वाहिद फ्रेंचाइज हैं पूरे के पूरे पीएसएल में 8 टीमों में, जिनके पास 40% 45% लोकल प्लेयर्स हैं। हम्म। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सबको चांस दें, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर करना चाहता है उसको दें। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे रीजन के लड़कों को चांस ही नहीं मिला, जिसकी वज़ह से वो आगे पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट ना कर सके। वरना
काफी और लड़कों के नाम का शुमार होता है जिन नामों के आपने अभी जिक्र किया। बिल्कुल सही है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर, अगर मैं मोहम्मद रमीज़ की बात करूं, मुझे याद है जब मैं डोमेस्टिक का कमेंट्री करता था तो उस वक्त रमीज़ बिल्कुल ऐसा प्लेयर था कि आप इसको सीधा फर्स्ट क्लास से उठाएं और इसको टेस्ट क्रिकेट खिला दें, लेकिन शायद लोगों की नज़र नहीं पड़ी। नवीद यासीन एक ऐसा प्लेयर था कि जो वेस्टेड टैलेंट है मुल्तान का। अरफात, जब आप मुल्तान रीजन से खेल रहे थे, आप और आपके भाई समीर मिनास, वो खुद भी बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उनको करार दिया जा रहा है, तो जिस तरह जब तक गौहर जैसे लोग नहीं थे, क्या आपके जहन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि यार मैं किसी लाहौर से जो है वो जाके खेलूं या किसी ऐसे इस्लामाबाद से जाके खेलूं कि जहां मेरी परफॉर्मेंस हाईलाइट हो, क्योंकि फिर मुल्तान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने टैलेंट को जो है वो शोकेस भी करें और फिर अपनी सलाहियतों का इजहार भी करें? जी, बिल्कुल। जैसे कि देखा जाए मुल्तान रीजन के अंदर टैलेंट की कमी कोई नहीं है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ की आप बात करते हैं, हम्म। अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफ़ॉर्म जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए कि वो अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस कर सके। और गौहर भाई का जो विज़न है वो मुल्तान रीजन के लिए, साउथ पंजाब के लिए बहुत अच्छा है, जिस वज़ह से जो वहाँ का जो इमर्जिंग टैलेंट है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी परफॉर्म करे। और इसी तरह हम लोगों को जब ये कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि जो हमारी पीएसएल में अब जैसे पीएसएल में गौर भाई ने मुल्तान सुल्तान्स को दोबारा से कि वापस लाए पीएसएल में, तो ये एक अच्छा साइन था साउथ पंजाब के लिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुल्तान का नाम रहे और इसी तरह यंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिस वजह से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा आगे आने वाले वक़्त में। एज़ अ यंगस्टर तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा है कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक यंगस्टर को। बिल्कुल सही है, और मुल्तान में इस तरह बात कर रहे हैं, अगर अब जो गुफ्तगू हो रही है तो बहुत सारे प्लेयर मुझे जहन में आ रहे हैं। अगर मैं गुलरेज सदफ की बात, अगर मैं मकबूल की बात कर लूँ, बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन थे। अभी शरून सिराज भी एक बड़ा अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है जो है वो मुल्तान से सामने आ रहा है, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल चुकी है। यूसुफ एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है कि जो मुझे इस सीज़न में नज़र नहीं आए, लेकिन वो बड़े अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उनका भी जो है वो सदरन पंजाब से ही ताल्लुक़ है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के उस मैच की कि जहाँ पे समीर मिन्हास और अरफात मिन्हास एक दूसरे के आमने सामने थे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अरफात मिन्हास और मुल्तान सुल्तान के ओनर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर गौहर शाह से। अरफात से अब जरा जानेंगे कि हमने क्लब क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में कई मरतबा देखा कि दो सगे भाई एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कुछ मौके ऐसे देखे जब दो सगे भाइयों ने दो मुख्तलिफ ममालिक की नुमाइंदगी की है। जनाब 2006 में जो मैच खेला गया जिसमें इंग्लैंड की जानिब से एड जॉइस खेल रहे थे और डोमिनिक जॉइसा आयरलैंड की जानिब से खेले थे बेलफास्ट में, उसमें दो सगे भाई एक दूसरे के आमने सामने खेले। इसके अलावा 2008 में जनाब फ्लोरिडा में एक मैच खेला गया जिसमें सुनील धनीराम कनाडा की नुमाइंदगी कर रहे थे, स्वदेश धनीराम यूएसए की नुमाइंदगी कर रहे थे। और 1892 में एक टेस्ट मैच खेला गया जिसमें दो सगे भाई एलिक हेरन और जॉर्ज हेरन इंग्लैंड के लिए खेल रहे थे और फ्रैंक हेरन जो थे वो साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इस तरह तीन सगे भाई एक दूसरे के खिलाफ खेले, लेकिन फ्रैंक इससे पहले इंग्लैंड को भी रिप्रेजेंट कर चुके थे। तो अरफात ये बताया कि जब समीर को आप बॉलिंग कर रहे थे तो उस वक्त दिल में क्या चल रहा था? कुछ रहम आ रहा था कि छोटा भाई है, अभी कैरियर शुरू किया है, या गौहर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन थी कि छोड़ना नहीं है, बस आउट करके जाना है? ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछें तो जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं तो फिर बेशक वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, हम्म। वो आपका ओपोनेंट है और आप जिस टीम के लिए खेल रहे हो आपने अपना बेस्ट देना होता है। तो ऐसा सच तो कुछ भी नहीं था कि आपको ये देखना है कि वो आपका भाई है या नहीं, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट थी और एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिला और लोगों ने इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। तो ये क्रिकेट है और क्रिकेट में तो ये चीज़ें बार-बार होंगी। तो इस चीज़ से हम लोगों को एन्जॉय भी करना चाहिए इस मोमेंट को और इसको जितना ज़्यादा हम लोग ग्राउंड के अंदर एन्जॉय करें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आमना-सामना तो दोबारा भी हो सकता है और जीतना-हारना तो किसी न किसी एक ने होता ही है। तो इस अच्छा, कुछ बैटल जहन में को था हम लोग कि ये तो मेरे साथ प्रैक्टिस करता है और अपने घर का बच्चा है, ये विकेट तो मेरी है ही है, और जब आउट नहीं कर सके तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई? डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, बस यही था कि मुझे क्योंकि हम बचपन से ही साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें एक-दूसरे का पता है कि हम्म। कौन किस तरह कैसे किस टाइम पे क्या करता है, तो इतना आइडिया था। लेकिन
वो भी अच्छा खेल रहा था और मैंने भी वहाँ पे कोशिश की कि मैं उसको आउट करूँ, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बैट्समैन हो तो वो किसी भी टाइम हार्मफुल हो सकता है एक ओपोनेंट टीम के लिए। ठीक है गौर, आप लोग कितना डगआउट पे एंजॉय कर रहे थे इस कॉन्टेस्ट को कि इन दोनों भाइयों के दरमियान जब मुकाबला हो रहा था, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में शोएब मलिक मौजूद थे, वो भी अपने जो भाई थे अदील मलिक उनके साथ अपनी राइवलरी के किस्से सुना रहे थे उस वक्त। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही हम एंजॉय तो इतना ज़्यादा नहीं कर रहे थे। बस यही सोच रहे थे कि प्लान के ऊपर हम हैं, रह रहे, नहीं रह रहे। और जब अरफात ने बॉलिंग भी कराई, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, उसको 2 जो चौके भी पड़े वो एजेस पे ही थे। हम्म। तो उसके फिगर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते कि उसने एक्चुअली कितनी अच्छी बॉलिंग की। और बाकी अम हम हमारा फ़ोकस ज़्यादातर क्योंकि मैच पे था, वो ब्रदरली राइवलरी बिल्कुल मुझे तो हिट भी नहीं की कि उस बारे में सोचूँ, क्योंकि और अरफात ने भी वही बात की कि मैच में तो आप के ज़हन में भी नहीं आती ये बात, हम्म। और आप सिर्फ़ उस पे फ़ोकस होते हो कि मैंने अपनी टीम के लिए कैसे परफ़ॉर्म करना है, तो बाहर भी हमारा यही माइंडसेट था। बिल्कुल सही। अरफात, मैच के बाद फिर समीर से कोई बात हुई? आपने कुछ आपकी दोनों की एक वीडियो क्लिप भी आया, उसमें आप दोनों आपस में बात भी करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कोई बात हुई कि घर से, क्योंकि आपका फादर का भी इंटरव्यू में कर चुका हूं, काशिफ मिनाज साहब का, उन्होंने भी कहा कि मेरे 2 बेटे तो ये खेल रहे हैं लेकिन तीसरा अभी आ रहा है, आप उसको भी देखेंगे तो वो भी आपको जो है वो सरप्राइज करेगा। तो मैच के बाद कोई इस बात हुई कि तुमने मुझे किस तरह खेला, या उन्होंने आपसे कहा कि थोड़ा मुझे तुम हल्के लगे या मुश्किल हुई खेलने में? मैच के बाद तो बस वही बात हुई थी जो आप लोगों ने वो क्लिप देखा है। हम्म। लेकिन मैच से पहले जब हम जा रहे थे तो हमारे वालिद साहब हमारे साथ ही थे, तो उन्होंने बस यही कहा था कि बच्चों, ग्राउंड में जाके आप लोगों ने आपस में लड़ना नहीं है। हम्म। तो बस यही हुआ था। तो वही हुआ कि हमने ग्राउंड में क्रिकेट खेली और लड़ाई नहीं की। हम्म। ठीक है। अच्छा अरफात, किसको आइडियलाइज किया आपने अपने इब्तदाई कैरियर में? क्योंकि जब आपके वालिद साहब का मैंने इंटरव्यू किया, काशिफ मिनाज साहब का, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे फादर ने क्रिकेट नहीं खेलने दी तो मैंने अपने बच्चों को में अपना शौक मुंतकिल किया। किसको आइडियलाइज किया था आपने कि स्पिन बॉलिंग शुरू की और फिर आपने साथ साथ बैट्समैन भी आप बड़े अच्छे, उस पर भी मैं बात करता हूँ। मैंने पर्सनली किसी एक बंदे को कभी भी आइडलाइज़ नहीं किया, लेकिन जो भी आपके ग्रेट्स होते हैं, ग्रेट्स ऑफ द गेम, उनसे आप लोग सीखते हो कुछ ना कुछ छोटा-मोटा, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, आप वो अडॉप्ट करते हो। और बचपन से ही वालिद साहब ने सपोर्ट किया है और उन्होंने ही हम लोगों को खुद ग्राउंड लेके जाना और लेके आना, हम्म। और उन्होंने हमें काफ़ी बैक किया, जिस वजह से हम दोनों भाई आज इस मुकाम पे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इंडिया के खिलाफ मुझे वो मैच याद है आपका जहां आपने इमर्जिंग एशिया कप में 29 बॉल्स पे 41 रन्स किए थे और वो मैच पाकिस्तान जीत सकता था, आपको गलत आउट दिया गया और फिर पाकिस्तान 7 रन से वो मैच हार गया। कुछ उस मैच की यादें हैं कि आउट होने के बाद, क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल वो डिसीजन था कि अगर आप खड़े होते पाकिस्तान शायद जीत जाता। जी, बिल्कुल। एज़ यू ऑल नो के इंडिया के खिलाफ जो भी मैच होता है वो हाई इंटेंसिटी मैच होता है, और ये क्रिकेट जो भी जिस तरह की भी आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसमें आप अगर ब्रेव हो और आपको फ़ियर ऑफ फेलियर नहीं है, तो आप अच्छा करते हो, और जो प्रेशर सिचुएशन में काम रहे वो ज़्यादा अच्छा करता है। तो वो जो हाई इंटेंसिटी में जब आप खेल रहे थे, हम्म। आपको नहीं पता होता कि आप किस ज़ोन में होते हो, तो वो डिसीज़न जो भी उस टाइम पे लिया गया, मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मैं ग्राउंड के अंदर था, तो जब मैंने बाद में देखा तो वो एक क्लोज़ कॉल थी। तो वो तो पार्ट ऑफ गेम है, वो ऐसा चलता रहता है। लेकिन वो मैच हम जीत सकते थे अगर हम वहाँ पे थोड़ा-सा और उसको बिल्कुल। लंबा ले जाते, वो मैच जीतने वाला था। ठीक है, वैसे बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कौन है आपका आइडियल प्लेयर? बॉलिंग बैटिंग में तो आइडियल एज़ मतलब कोई एक बंदा आइडियल नहीं है, लेकिन मैं अगर फ़िटनेस को देखा जाए तो मैं किसी और को आइडलाइज़ करूँगा, बैटिंग को देखा जाए तो मैं किसी और को करूँगा, बॉलिंग में देखा जाए तो मैं किसी और को करूँगा। तो वो एक कंबाइन करके जो आप हर बंदे की एक अच्छी चीज़ उठाओ तो वो एक तो मैं नया बंदा बन तो मैं जाएगा। क्या समझूं, तू प्लेयर है मुल्तान का, तेरा आइडियल कोई और है? नहीं, नहीं, मतलब आइडलाइज़ मैं किसी एक बंदे को नहीं कर सकता क्योंकि हर बंदे के अंदर क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक। तो अगर कोई एक बंदे को आप आइडलाइज़ करो तो आप उसको फ़ॉलो करना स्टार्ट हो जाते हो, फिर आपके अंदर जो टैलेंट है, जो आपकी सही। अपनी स्किल्स है, आप उसको आगे जाके एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ और मुझे अपने अंदर से अपना बेस्ट देना है टीम के लिए और आगे जाके
अपने करियर में सही, जो भी करना है मैंने खुद करना है। बिल्कुल सही। अच्छा गौहर, एक चीज़ जो मुझे आपकी टीम की बहुत अच्छी नज़र आई है इस कि पे अली आप भाई लोग के मैं एक ऐड करूंगा। जी, सॉरी सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ अली भाई। इस पे मैं ऐड करूंगा कि अरफात के लिए एक और जो आपने आइडियल की बात की, वो कह नहीं रहा लेकिन मैं उसकी तरह से कह देता हूँ कि उसके पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो पूरी तरह अवेल कर रहा है। क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग्स पे होता हूँ, मैं देखता हूँ कि जहाँ पे दो टेस्ट प्लेयर हैं उसी की प्रोफाइल के, लेफ्ट हैंड बैट, लेफ्ट आर्म, स्लो लेफ्ट आर्म, कैसर अब्बास, मोहम्मद नवाज, दोनों पाकिस्तान की टेस्ट प्लेयर हैं और दोनों का बड़ी डोमेस्टिक सर्किट पे बड़ा उनकी शुमार है। उसको ये दोनों के साथ है, दोनों के से पूछता रहता है, दोनों के जो है ना सर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं कैसे और इम्प्रूव करूँ। तो ये इसकी बात बड़ी सब कोचेस को और सब सही। स्टाफ को बड़ी पसंद आई है। बिल्कुल सही है और हमेशा सीनियर से सीखना की कोशिश भी करनी चाहिए। गौर, मैं बात कर रहा था कि आपकी टीम की एक चीज़ जो मुझे उस दिन मैच में आपके बड़ी अच्छी लगी कि आपने जो कॉन्फिडेंस का इजहार किया अरफात मिनास में कि इनको आपने नवाज से पहले भेजा और फिर उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का ला के अपने आप को बैटिंग में प्रूव भी किया। ये क्या प्लान था और ये किस तरह का कॉन्फिडेंस था जो आपको अरफात मिनास के ऊपर था? सर इस तरह था कि सब कोचेस ने ये डिसाइड किया कि अरफात जो है वो एक्चुअली उसने प्रूव किया हुआ है डोमेस्टिक में, नेशनल टी20 में प्रूव करता आ रहा है। और दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता नवाज भाई जाते और वो आउट हो जाते हम्म, तो पूरा का पूरा प्रेशर अरफात पे आना था और फिनिश फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे शोल्डर्स पे आती है। अगर लेकिन क्योंकि वो यंगस्टर है, हम नहीं चाहते थे कि पूरा का पूरा मलबा उस पे आए, तो हम्म, वो उसको फ्री रोल दिया गया नवाज भाई से आगे, क्योंकि उसको भी फिर कॉन्फिडेंस था कि मेरे पीछे नवाज भाई हैं। और फिर उसने फ्री फ्लोइंग क्रिकेट भी खेली और उसको अपनी विकेट का डर नहीं था और उसने अपना रोल बड़े परफेक्टली किया। क्योंकि मैच जहाँ पे फंस सकता था, क्योंकि बॉल लो रह रहा था, उसने उधर ही फास्ट बॉलर की ओवर में खत्म कर दिया, इजी कर दिया। और जब नवाज भाई की बारी आई तो आपने देखा कि वो उन्होंने फिनिश भी किया, क्योंकि हम्म, वो फिनिशर हैं हमारी टीम के और उनका वो रोल है। हम्म। अरफात, आप बैटिंग पे कितना काम कर रहे हैं और आप खुद किस नंबर पे जो है वो खेलना चाहते हैं? क्योंकि अगर मैं आपके पूरे कैरियर पे एक निगाह अगर डालता हूं तो जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं वहां पे आपने बॉल के साथ साथ बैट से भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। जी, बिल्कुल एज़ अ ऑल-राउंडर आपको इक्वली अपनी दोनों बल्कि तीनों स्किल्स को टाइम देना चाहिए और मैं भी इसी तरह करता हूँ कि जितना मैं बैटिंग को टाइम देता हूँ, उतना ही मैं बॉलिंग को टाइम देता हूँ और उतना ही मैं फील्डिंग को टाइम देता हूँ क्योंकि तीनों शोबों में आपको इक्वली मेहनत करनी चाहिए और करनी पड़ती है। इस क्रिकेट की डिमांड ही ये है कि आप तीनों शोबों में अच्छा साबित हो क्योंकि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में आप फील्डिंग अगर आप अच्छी नहीं कर रहे और अक्सर ये होता है कि हम टी20 मैचेस में या तो एक कैच या हम्म। एक मिस फील्ड आपको मैच कॉस्ट कर जाती है। तो मैं इक्वली अपनी तीनों चीज़ों को लेके चलता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बैटिंग ऑल-राउंडर बन जाऊँ या बॉलिंग ऑल-राउंडर बन जाऊँ, लेकिन जहाँ पे भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है, बेशक वो बैटिंग हो या बेशक वो बॉलिंग हो, मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अच्छा गौर, अब ये तो हमने बात की पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन क्या आपके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है? क्या आप लाहौर कलंदर की तरह कोई प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स कोयटा में ऐसे प्लेयर्स को वहाँ पे टैलेंट हंट कैंप लगाती है, इस तरह के कोई फ्यूचर में प्लान्स हैं आपके ताकि और बच्चों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले इस खत्ते से? जी सर, अभी प्लान्स हैं और इन प्लान्स पे हम बल्कि अभी 2-3 घंटे पहले हम ट्रेनिंग पे थे तो मुझे फ़ोन भी आ रहे थे इसी रिलेटेड पीसीबी से। तो क्योंकि जैमर्स लगे होते हैं ट्रेनिंग के दौरान तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन इन शॉर्ट यही है प्लान्स के, या तो हम मुल्तान सुल्तान्स को अटैच करेंगे बहावलपुर और मुल्तान रीजन्स के साथ, या हम अपना एक अकेडमी बनाएँगे जहाँ पे मुल्तान और बहावलपुर के प्लेयर्स आके अपने कैंप्स उनके लगेंगे। लेकिन हमारा जो डिफरेंस होगा बाकियों से, हम जो सिलेक्टेड प्लेयर्स जो प्लेयर्स पहले से ही सिस्टम में होंगे उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, क्योंकि जो सिस्टम से प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है ना, हम्म, उसकी बेसिक्स अच्छी होती हैं। हम्म, और जब आप बेसिक्स अच्छी हो तो फिर आप उनके ऊपर ओवरलोड डाल सकते हैं स्किल का। और फिर वो पाकिस्तान के लिए आगे जाके बहुत बड़ा सासा बनते हैं। इसमें प्राइम एग्जांपल हमारे साथ अरफात बैठा है, वो प्रोडक्ट है सिस्टम का। हम्म, ये अंडर 13, 15, 19 खेल के पीएसएल में आया है। तो आप इसकी बेसिक्स देखेंगे, इसकी फील्डिंग देखेंगे, इसकी जो बैटिंग, बॉलिंग हर शोबे में उसकी गेम सेंस उस तरह तैयार है। तो
पीडीपी में अगर आप सिस्टम से बाहर जाते हो तो वो ये सारी चीजें अक्सर प्लेयर लैक करते हैं, और जब जैसी प्रेशर गेम का बढ़ता है तो वो कोलैप्स कर जाते हैं, उनकी वो गेम अवेयरनेस और गेम सेंस नहीं होती कि उन्होंने उस लेवल पे या ग्रास रूट लेवल से गुजरे नहीं होते। तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो ग्रास रूट लेवल पे होगी सिस्टम के साथ साथ। तो क्या अकेडमीज का सिलसिला शुरू कर रहे हैं या कुछ और प्लान्स हैं आपके? सर अकेडमीज लगेंगी, लेकिन इस तरह नहीं कि सारा सारा साल, क्योंकि लड़कों ने रीजन डोमेस्टिक खेलने भी जाना होगा, एज ग्रुप क्रिकेट भी खेलने जाना होगा, तो हम एक कैंप्स लगाया करेंगे, हाई परफॉर्मेंस कैंप्स आप स्किल करने के लिए 6 हफ्ते 8 हफ्ते का। पहले अंडर 15 आ जाए, अंडर 19 आ जाए, वो गुजर के जाएं, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास के प्लेयर आए दोनों रीजन्स के, पूरे पाकिस्तान से जिसने भी आना है, जो मुल्तान सुल्तान के भी लोकल प्लेयर हैं, और यही कोचिंग स्टाफ उनको एलीट माइंडसेट मिले। अरफात भी आपको बता सकेगा कि हम ने सब ने लोकल प्लेयर्स स्पेशली इस साल स्टीव स्मिथ के साथ और ऑस्ट्रेलियंस के साथ ट्रेनिंग करके हमने देखा कि यार उनका जो तैयारी करने का तरीका है ना, वो हमारे से बहुत मुख्तलिफ है, और हम वो उसको अडेप्ट करें और उससे हमें बड़ा फायदा हो रहा है। इस पे अरफात भी आपको बेहतर बता सकेगा कि वो उनकी तैयारी कितनी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल सही। अरफात, तो बताइएगा कि जिस तरह भी आप स्मिथ आपके साथ मौजूद हैं, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अपने कैरियर के इब्तिदा में मिल गई है कि स्मिथ जैसा प्लेयर आपके साथ मौजूद है, आइकॉनिक फिगर है, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन है। कितना जो है वो सीखने का मौका मिल रहा है इस बंच ऑफ प्लेयर से आपको? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथ जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स हैं, इनके साथ टाइम गुज़ार के और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमारी जितनी भी बातचीत होती है, या इवन कि हम अगर बातचीत ना भी कर रहे हों, लेकिन जब हम देख रहे होते हैं, तो जो यंगस्टर हैं, जितने भी हमारे साथ टीम में, वो बहुत कुछ सीखते हैं। उनको मोटिवेशन तो मिलती ही है कि उनकी ट्रेनिंग, उनके वर्क एथिक्स, ये सारा कुछ मैटर करता है, आपको बड़ा प्लेयर बनने के लिए। तो जिस तरह हम लोगों ने उनको देखा कि वो जिस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके जो वर्क एथिक्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और हम लोग जितना उनसे बातचीत करके सीख सकते हैं, और जितना उनके साथ हम एक अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपना बॉन्ड बना सकते हैं, वो हम लोगों के लिए आगे आने वाले मैचेस में ठीक फ़ायदा होगा। ठीक है। जाते जाते अरफात कोई मैसेज देना चाहें क्विकली अगर अपने फैंस को? हम लोगों को सपोर्ट करते रहें, और जितने भी साउथ पंजाब और मुल्तान सुल्तान्स के फैंस हैं, हम लोग इंशाल्लाह इस साल आप लोगों के लिए ये पीएसएल की ट्रॉफी जीतेंगे, और आप लोग हमें दुआओं में याद रखें। ऑलराइट गौहर, आज जाते जाते आपसे एक सवाल है, क्या ये पीटर सिडल को 40 साल की उम्र में 140 की स्पीड से गेंदे कर रहे हैं? क्या कोई मुल्तान के हलवे वगैरह खिला रहे हैं? क्या खिला रहे हैं ऐसा आप? नहीं नहीं सर, वो खुद बहुत तगड़े हैं, और उनकी तैयारी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं खुद फास्ट बॉलर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि वो अपने आप का कैसा ख्याल रखते हैं, और उनके अभी भी उनकी बॉलिंग में इतनी जान है। हम सब उनसे इम्प्रेस्ड हैं, और वो हम सबको अपने स्टैंडर्ड के ऊपर ला रहे हैं, और बहुत जेल होके ड्रेसिंग ठीक रूम में भी सबके ठीक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक सबको गाइड कर रहे हैं। तो राइट, हमें बहुत बहुत लकी हैं कि ठीक है। सिर्फ हमारे क्विकली साथ हैं। मुझे जाते जाते मैसेज दे दे, बस ब्रेक पे जाना है मुझे। बस थैंक यू सपोर्ट के लिए, और जो भी वसेब से लोग हैं, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करते रहेंगे, और आगे भी 9 मैचेस या प्ले ऑफ फाइनल वो भी कोशिश करेंगे जीतें। थैंक यू सो मच अरफात मिराज, थैंक यू सो मच। गौहर शाह उधर मुल्तान सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, और नाज़रीन है कि किस तरह से जो मुल्तान सुल्तान जो है वो मुल्तान के खत्ते के लिए, भावलपुर के लोगों के लिए काम कर रही है, और एक नई फ्रेंचाइज, एक नए अज़म के साथ जो है इस मरतबा पाकिस्तान सीजन लीग सीजन 11 में मैदान में उतरी है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, फिर वापस आके मजीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में जारी कंट्रोवर्सीज के हवाले से कि जहाँ पे नसीम शाह ने एक ट्वीट किया, और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होने के बावजूद उन्होंने ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। आपने हमेशा सुना होगा कि लफ्ज़ों की कीमत होती है। उन्होंने 9 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक ट्वीट किया, तो हर लफ्ज़ जो था वो 2,22,222 रुपए का उनको पड़ गया, क्योंकि 2 करोड़ रुपए का उनको जुर्माना हुआ है। इस वक्त इमरान यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। इमरान, बताइएगा कि जो नसीम शाह पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्या नसीम शाह को इस तरह करना चाहिए था? जी बिल्कुल, देखिए नसीम शाह के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है, और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना उनको किया गया है पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि क्रिकेटर्स को कम से कम जब तक कि वो कौमी टीम में खेल रहे हैं, स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं,
या मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के साथ भी खेल रहे हैं, तो उनको इस किस्म की जो सियासी मामलात हैं उसमें नहीं पड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप किसी के खिलाफ बात करेंगे, फिर पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट की जद में आएंगे, तो उसके खिलाफ जो है आपके हवाले से इस किस्म के फैसले भी सामने आ सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता तो फिर ये एक रिवायत बन जाती, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है जिसके प्लेटफॉर्म के नीचे बहुत सारे क्रिकेटर जो है वो तरबियत भी पाते हैं। क्रिकेट खेलना तो एक अलग चीज़ है ही। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गो के थोड़ा सख्त फैसला लिया है, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, कवानीन और जो जवाबित हैं, रूल्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है दुरुस्त फैसला किया। लेकिन अब उसके बाद जो है एक मैं समझता हूँ कि एक तरबियती सेशन भी इनके होने चाहिए, जो ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। और ये भी दिलचस्प बात है कि सोशल मीडिया पर ये खुद एक्टिव नहीं होते, इनके जो मीडिया एडवाइज़र होते हैं या मुख्तलिफ और लोग जो इन्होंने रखे होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको जो इन लोगों के लिए, जो क्रिकेटर्स के लिए, जो खिलाड़ियों के लिए काम करते हैं, उनको भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस वक्त रूल से बाहर हो सकती है, और उसके बाद फिर इस किस्म के फैसले भी सामने आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम बात करें सोशल मीडिया के हैंडलिंग के हवाले से, इससे पहले भी नसीम शाह का ट्रैक रिकॉर्ड है, यही बताता है कि इससे पहले अरविशी ने जब उनको डीएसपी बनने पे मुबारकबाद दी तो उस जवाब में उन्होंने ट्वीट किया, फिर बाद में कहा कि ये तो मेरे मैनेजर ने किया, मैंने किया ही नहीं। तो इस तरह के दाग जो है वो उन पे लगते ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ दाग बड़े गहरे होते हैं, लेकिन उन गहरे दागों की फिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। लेकिन एक और भी दाग लगा है जनाब फखर जमान के ऊपर, क्या फखर जमान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का एक इल्जाम आ गया है। कल वो बॉल को कुछ खुरचते हुए नजर आए, लेकिन आज कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पे ऐसी भी आई हैं इमरान के जिसमें देखा यह जा रहा है कि फखर का बॉल पकड़ने का अंदाज ही कुछ इस अंदाज का है। इसमें क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, यकीनन फखर जमान के हवाले से भी ये बड़ी एक हैरत अंगेज चीज़ सामने आई है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसलिए कि फखर जमान एक बड़े जेंटलमैन खिलाड़ी हैं और उनसे इस किस्म की हरकत की तवक्को मेरे ख्याल से शायद ही कोई खिलाड़ी कर रहा हो, या शायद ही कोई जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस किस्म की तवक्को कर रहे हों। लेकिन बहरहाल कुछ वीडियोस ऐसी सामने आई हैं कि जो शकूक व शुबात पैदा करती हैं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि जब इस किस्म की चीज़ होती है तो फिर पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट की मैं दोबारा बात करूंगा कि वो ज़रूर हरकत में आता है। अब ऐसे में बाकायदा तौर पर जो है वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। शाहीन अफरीदी ने भी इस हवाले से बिलाखिर खामोशी तोड़ दी है, जो कि कप्तान है लाहौर कलंदर के, और उनका ये कहना था कि जो वीडियोस हैं उनको देखने के बाद इस हवाले से फैसला किया जाएगा। देखें, बुनियादी चीज़ ये है कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत की है या नहीं की है, लेकिन वो जो शकूक व शुबात पैदा करने वाले जो अवामिल हैं या वो जो हरकत व सकनात हैं, मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से जो है वो फ़खर जमान और हारिस रऊफ की इंटरेक्शन, और फिर उसके बाद एकदम से उनको फ़खर जमान का उनको बॉल देना, और फिर बॉल जैसे ही उन्होंने हाथ में थामा, पीछे से एम्पायर का उनको आवाज़ देना कि ये बॉल दिखाएं, तो उसके बाद बॉल उन्होंने लिया, फिर उसके ऊपर एतराज़ हुआ, फिर वो बॉल चेंज की गई, फिर पेनल्टी के 5 रन भी कटे लाहौर कलंदर से। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें मिल के इन्होंने शकूक व शुबात पैदा की हैं, और अब जाहिर सी बात है कि जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो फिर फैसले भी उसी हिसाब से किए जाते हैं। अब ये इम्कान है कि शायद 1 या 2 मैचेस की पाबंदी का सामना जो है वो फखर ठीक है, पाबंदी का सामना हो सकता है, लेकिन साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क पे भी लीग चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग, और वहाँ पे फिर एक दफ़ा फिर कंट्रोवर्सी सामने आई है कि टॉस के वक्त जो है वो कैमरा जो है वो कॉइन को फोकस नहीं करता है। इसमें भी एक बड़ा एक मुद्दा बन के सामने आया, इस पे आपका क्या इनपुट है? जी देखिए, आईपीएल में मैच फिक्सिंग हो या टॉस फिक्सिंग हो, मेरे ख्याल से ना तो ये कोई नई बात है और ना ही कोई हैरत अंगेज बात मेरे ख्याल से कोई है। इसलिए कि सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो सट्टेबाज हैं या ज़्यादातर जो लोग इस किस्म के जो 2 नंबर के कामों में मुलविस हैं, तो ज़्यादातर इसी लीग को प्रेफर भी करते हैं और इसी के अंदर वो जो है इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बहुत सारे मामलात इससे पहले भी सामने आए हैं, मीडिया पर भी आए हैं, खुद इंडियन मीडिया ने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है कि किस तरीके से मैच फिक्सिंग की जाती है, किस तरीके से खिलाड़ियों के साथ जो है वो मामलात किए जाते हैं, और फिर बाकायदा तौर पर पूरे
पूरे मैच, पूरा पूरा सीजन जो है वो बाकायदा तौर पर फिक्स किया जाता है। तो ये जो टॉस फिक्सिंग का सिलसिला है, मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी अनोखी बात भी नहीं है, और इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। आईपीएल में ही टॉस फिक्सिंग के हवाले से इससे पहले भी चीज़ें सामने आई थी, और अब एक बार फिर से सामने आई है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि इस हवाले से खुद थोड़ा सा आईसीसी को भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड से हटकर कुछ फैसले लेने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता आईसीसी के भी कंट्रोल से ऐसा लग रहा है कि शायद बाहर होती जा रही हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी मर्जी से फैसले करता है, अपनी मर्जी से फैसले मुसल्लत करता है। तो मैं समझता हूँ कि आईसीसी को इन सारी चीज़ों का खुद भी नोटिस लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें अब ऐसा लग रहा है कि शायद आईसीसी के आईसीसी को बहुत सारी चीज़ों का नोटिस लेने की। सो मच इमरान यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के शो में। बस इतना ही, हम इंतहाई मशकूर हैं ओनर मुल्तान सुल्तान गौहर शाह साहब के, अरफात मिनास के, कि अपने प्रैक्टिस सेशन के बाद उन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ किया। साथ साथ इमरान यूसुफजई मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल का जो हमारा स्पेशल ट्रांसमिशन का शो होगा उसमें हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम साहब, और उनके साथ ज्वाइन करेंगे हमें अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।